सो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं अबाउट RLVP, है ना। और हम बात करते हैं आपका सेकंड वन, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट। तो यहाँ सेकंड क्वालिटी प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब सबसे पहले तो यहाँ डिफाइन करेंगे हम कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे हम डिफाइन पहले भी किए हैं, एक बार फिर से डिफाइन कर दे रहे हैं आपको। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो भी लिक्विड है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलो या फिर लिक्विड बोलो, कोई भी लिक्विड हो सकता है। इट कैन बी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, कोई भी लिक्विड यहाँ चलेगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to atmospheric pressure, है ना। उसी को बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें नॉर्मली बॉइलिंग में होता क्या है, इंटायर लिक्विड स्टार्ट फॉर्मिंग वेपर्स, है ना। मतलब वहां पर क्या होता है कि लिक्विड जो होता है आपके पास वो जंप करना शुरू कर देता है ना। उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। अगर एक लिक्विड लिए आप, उसको हीट किए शुरू में, तो शुरू में आपका बॉइलिंग नहीं हुआ, वो केवल अभी वेपर बन रहा है, उसका प्रेशर बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब बाहर का प्रेशर से बराबर हो जाएगा उसका प्रेशर, तब जाके वो बॉइलिंग करता है। ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट। अब यहाँ टॉपिक क्या है आपका, एलिवेशन मतलब होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर आप डिसॉल्व कर दो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का जितना बॉइलिंग पॉइंट था उससे बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, अगर डिसॉल्व कर दो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। करेक्ट। सो टॉपिक यहां पर बस इस तरह समझ लो आप। अगर सपोज यहां सॉल्वेंट था, देयर इज सॉल्वेंट, अगर आप इस पे ऐड कर देते हो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो क्या होगा, ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं। अगर ये सॉल्यूशन है तो हम बोले हैं आपको कि इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा इसके तुलना में। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होने वाला है, राइट। यहाँ हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं क्या रिलेशन होगा वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो हम बता चुके हैं वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉइलिंग पॉइंट। रिलेशन इनवर्सली का होगा। तो अगर जब ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वेपर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एलिवेट कर जाएगा। उसी को तो बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मान ले हम T0B, इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट इसका सॉल्वेंट का, दिस इज ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन T0B। तो अगर निकालना कितना इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इफ यू वांट टू फाइंड एलिवेशन कितना हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाय डेल्टा TB। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा मतलब चेंज, कितना हुआ। तो दिस इज हायर वैल्यू, है ना, TB माइनस T0B, ये आपका इंक्रीज कर गया। करेक्ट। तो दिस इज आवर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, TB माइनस T0B। अब इसका ये जो आपके पास यहाँ टर्म मिला, दिस इज टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये केवल डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। करेक्ट। आइए हम इसको समझे विद द हेल्प ऑफ कर्व, है ना। अगर कर्व यहाँ बगल में बना के देख लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आप इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ कर्व है, इस तरफ आपका टेम्परेचर है, ठीक है, दिस इज टेम्परेचर,
इधर इंक्रीज करेगा, और इस तरफ मानते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो हम क्या बोले हैं कि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर इन जनरल। तो अगर यहाँ हम लोग इस तरह से देख ले, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम मान ले उसको, सो दिस इज इन जनरल, यही लेते हैं हम लोग हैं इन जनरल, करेक्ट, 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। तो आप बताओ कि दोनों में अगर हम बात करें टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। तो सपोज एक कर्व हम इस तरह से बनाएं, करेक्ट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना, करेक्ट। दिस इज फॉर सॉल्वेंट, किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए होगा, दिस इज फॉर सॉल्वेंट। और आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा सॉल्वेंट से, कम होगा। तो किसी टेम्परेचर पे अगर मान लो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का अगर यहाँ पर ही है, सॉल्यूशन के नीचे ही आएगा, हर एक, है ना, नीचे ही आएगा, तो वो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट। तो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम आएगा सॉल्वेंट से, इसीलिए कर्व नीचे है, करेक्ट। ये हो गया फॉर सॉल्यूशन। तो अगर हम क्या बोले थे अभी आपको कि अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या फिर लिक्विड वेपर प्रेशर बराबर हो जाए 1 एटमॉस्फेयर का, उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को। तो देख लो किस टेम्परेचर पे हो रहा है 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज द टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का हुआ। सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल है टीबी, तो यहाँ लिखोगे आप दिस इज टीबी। वही बात करें अगर हम सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी 1 के बराबर हुआ किस टेम्परेचर पर, तो उसको आप नीचे करके देख लो, दिस इज नोन एज T0B। अब इसका जो डिफरेंस है उसी वही कहलाएगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कितना होगा, TB माइनस T0B, करेक्ट। सो अभी तो यहाँ हम कर्व की मदद से यहाँ देखे हम कि TB बड़ा होगा T0B से, है ना। अब इसको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अगर यहाँ बात करें हम विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, आपके पास ये सॉल्वेंट रहा, दिस इज आवर सॉल्वेंट, इसमें ऐड किए आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, करेक्ट। अब यहां हम देखने वाले एंट्रोपी का चेंज, है ना। आप ये बताओ, सपोज इस तरह से मान लेते हैं ना, एंट्रोपी सबसे कम कहाँ होगा, एंट्रोपी मतलब होता क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, सबसे कम कहाँ होगा, सॉल्वेंट में, या केवल सॉल्वेंट, यहाँ पर अब 2 पार्टिकल है तो यहाँ डिसऑर्डर ज्यादा होगा। सबसे कम एंट्रोपी किसका होगा, तो सॉल्वेंट का। उससे ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। उससे भी ज्यादा किसका एंट्रोपी होगा, तो वेपर का। वेपर किसका बनेगा, बनेगा सॉल्वेंट का, क्योंकि सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो वेपर किसका केवल बनेगा सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का जो वेपर होगा, वेपर, है ना, उसका एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा वेपर का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा डिसऑर्डरनेस, गैस बन चुका है। अब अगर चेंज देखे हम एंट्रोपी का, सॉल्वेंट अगर बॉइल कर रहा है, सॉल्वेंट का अगर हम बात करें बॉइलिंग का, तो ये चेंज होगा आपका एंट्रोपी में, सॉल्यूशन के लिए चेंज होगा एंट्रोपी में। तो अगर हम बात करें डेल्टा एस, मतलब एंट्रोपी चेंज किसके लिए, सॉल्वेंट का, कितना हुआ। उसी तरह से अगर हम बात करें डेल्टा एस किसके लिए, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का एंट्रोपी चेंज कितना हुआ, पहले कितना था, पहले यहाँ था बॉइलिंग हुआ, बना वेपर, तो इतना हो गया, चेंज कितना हुआ निकाल लोगे आप, किसका ज्यादा होगा चेंज, तो यहाँ सब देख के बता सकते हो, डेल्टा एस सॉल्वेंट ज्यादा होगा इस वैल्यू से, ये ज्यादा है। आपको मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एस,
ये होता है Q बाई टी, किस टेम्परेचर पर है ना हीट ट्रांसफर किया गया, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। और डेल्टा एस आपका कितना चेंज हुआ एंट्रोपी में, अगर इतना हीट ट्रांसफर करोगे Q अमाउंट अगर हीट ट्रांसफर किए इस टेम्परेचर पर तो डेल्टा एस निकल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेल्टा एस वेपोराइजेशन, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम बात करें डेल्टा एस वेपोराइजेशन है ना, इसका मतलब यही हुआ आपके पास कि कितना हीट ट्रांसफर किया गया एट बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब आपको मालूम है कि अगर हीट ट्रांसफर होगा कांस्टेंट प्रेशर पर तो किसके बराबर होगा, वो डेल्टा एच के बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा एच यहाँ लिखोगे आप वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट टी, है ना। तो अब ये बात तो हम पहले बता चुके हैं आपको थर्मोडायनामिक्स में कि क्यूपी मतलब हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, करेक्ट। अब यहाँ पर देख लो डेल्टा एच कितना होगा, तो फॉर्मूला यही आपके पास है, तो डेल्टा एच हो जाएगा वेपोराइजेशन किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का ही हो रहा है दोनों केस में, बाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के लिए हम क्या लिखे थे, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट, और इसके लिए टी बी लिखे थे। नीचे हो जाएगा टी नॉट बी, और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ भी सॉल्वेंट ही वेपर बनने वाला है, तो डेल्टा एच यहाँ भी दोनों में सेम ही होगा, वेपोराइजेशन बाई सॉल्यूशन अगर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट टी बी होगा, करेक्ट। अभी हम यहाँ से डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसका वैल्यू अगर ज्यादा होगा, ये वैल्यू अगर ज्यादा तभी होगा, दोनों में तो डेल्टा एच सेम है, ये ज्यादा तभी होगा जब ये कम होगा, मतलब दैट इज टी नॉट बी इज लेस देन टी बी। ये तो हमको प्रूफ करना था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सॉल्यूशन का, टीबी ज्यादा होगा टी नॉट बी से, करेक्ट। अभी हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकली आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा किसके बराबर होगा, करेक्ट। तो अभी हम देखिए आपका डेल्टा टीबी ये किसके बराबर था, दिस इज इक्वल टू था टीबी माइनस टी नॉट बी के बराबर था, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैथमेटिकली किसके बराबर होगा, तो अगर यहाँ बात करें मैथमेटिकली डेल्टा टीबी जो होगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप प्रूफ कर सकते हो, है ना। वैसे यहाँ जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्टली रिलेशन का यूज पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख लो क्या रिलेशन होगा, वैसे इसका प्रूफ मिलता भी है ना। सो ये तो हो गया। अब डेल्टा टीबी जो यहाँ होगा दिस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा, दिस इज नोन एज के बी। बी का मतलब क्या हो गया, फिर से वही बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, इसलिए के बी हो गया। अब इस के बी का नेम क्या होगा, दिस इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, करेक्ट। इसका एक और भी नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, करेक्ट है ना। अब ये तो हो गया आपको नॉर्मली फॉर्मूला, डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, के बी इंटू एम। जैसे कि हम पहले बोले थे आपको कि डेल्टा टीबी जो है दिस इज अ टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। यहाँ देख लो आप, के बी तो कांस्टेंट है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम, और एम क्या है जी, यहाँ देख लो डेल्टा टीबी जो है दिस इज इक्वल टू के बी है, के बी कांस्टेंट है ना। एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी, करेक्ट। यहाँ से आप समझ सकते हो कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, इसीलिए दिस इज अ टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा अगर आई का वैल्यू 1 है, लेकिन आई अगर 1 नहीं है तो फिर आपको इसको कंसिडर करना होगा डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी तो है, यहाँ पर आई हो जाएगा इंटू एन बी। जैसा काम किए थे हम आर एल वीपी में वही काम यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आई का वैल्यू 1 हो गया तो फिर यही फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी हो जाएगा। आई को हम आगे ले आए, अब एन बी बाई डब्ल्यू ए, उसको हम लिखते हैं स्मॉल एम, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। तो नॉर्मली हम ऐसे ही फॉर्मूला याद रखेंगे आई के टर्म्स में ही। अगर आई 1 हुआ तो फिर यही फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, बेसिक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, है ना। अगर आई 1 नहीं हुआ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, सॉल्व कर लेंगे।
ये तो बात हो फॉर्मूला का, इसको आप याद रखना इन जनरल इसको आप याद रखना, दोनों के लिए काम आ जाएगा। आई 1 आएगा तो पहले का फॉर्मूला मिल जाएगा, 1 नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे हम यूज करके, है ना। तो हम बात करते हैं केबी के बारे में, है ना। इसका अगर डिफाइन करना पड़े आपको इसको तो क्या डिफाइन करोगे, देखो फॉर्मूला क्या मिला था अभी आपको, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम मिला था, आई भी था, लिखो। अगर मान लो इफ आई हो गया 1 एम भी हो गया 1 तो केबी किसके बराबर होगा, डेल्टा टीबी के बराबर होगा, मतलब तो यहां से डिफाइन कर सकते हो ना केबी को, इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेनिंग नन वोलेटाइल एंड नन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, क्योंकि आई अगर 1 होगा मतलब क्या हुआ, नन इलेक्ट्रोलाइट होगा, नन वोलेटाइल तो होगा ही, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, है ना। इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर, मतलब मोलरिटी कितना होगा, 1 होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेनिंग नन वोलेटाइल नन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, करेक्ट। अगर बात करें यूनिट क्या होगा जी, यूनिट क्या लिखोगे इसका आप, तो यहीं से देख लो आप, के बी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, के बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी बी बाई एम होगा। आई का तो कुछ यूनिट होगा नहीं, ये रेशियो आपका है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर बाई बिफोर का, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसीलिए आई को यहाँ हमने दिखाया है ना, कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसका यूनिट क्या होगा, डेल्टा टी बी मतलब क्या होगा, केल्विन में होगा, ये आपका केल्विन में होगा, और ये किस में होगा, तो मोल पर केजी, दिस इज इन मोल पर केजी, यही क्या हो जाएगा, केल्विन तो ऊपर है ही, केजी ऊपर चला जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, ये इसका यूनिट हो जाएगा जी, करेक्ट, केल्विन केजी पर मोल। वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ लिख लोगे आप, वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट चेंजेस देन वैल्यू ऑफ केबी ऑल्सो चेंज, डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वाटर जहां कहीं भी होगा केबी सेम होगा, अगर सॉल्वेंट बदल गया, सॉल्वेंट अगर हो गया बेंजीन तो केबी वैल्यू बदल जाएगा, करेक्ट। तो अगर यहाँ बात करें हम किसका वैल्यू, जनरली तो क्वेश्चन में दिया रहता है, जनरली वैल्यू ऑफ केबी इज गिवन इन द प्रॉब्लम, बट इसका वैल्यू आप निकाल भी सकते हो, है ना। कैसे निकलता है इसका वैल्यू है केबी का, उसको हम देख लेते हैं, है ना। तो केबी का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू R इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, इसीलिए सॉल्वेंट आ रहा है, बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, 1 मोल के लिए है, यहाँ हम नॉट लगाते रहे पर, है ना, 1 मोल के लिए है ये, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ R क्या है जी, टी नॉट बी क्या है, एम ऑफ सॉल्वेंट क्या है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है, सबको लिख लो आप। ये है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है मालूम है आपको, टी नॉट भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, करेक्ट, केल्विन में होगा, राइट, पुट करोगे केल्विन में। मोलर मास, दिस इज मोलर मास of solvent, this is molar enthalpy of vaporization, करेक्ट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको जो नोट करना है कि डेल्टा एच का वैल्यू आप क्या लोगे, मतलब इसका यूनिट क्या होगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ये है कि R का वैल्यू तो आपको मालूम है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको 2 मालूम है जी, एक तो मालूम है 8.314, दिस इज इन जूल होता है, जूल पर मोल पर केल्विन,
इसी को हम क्या लिखते हैं 25/3 लिखते हैं फॉर कैलकुलेशन। या फिर दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्स 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, ये भी होता है। तो अगर इसका वैल्यू अगर यूज करोगे आप जूल के टर्म्स में, तो ये भी पुट करोगे जूल के टर्म्स में, तब दोनों कैंसिल होगा। अगर ये भी पुट करोगे कैलोरी के टर्म्स में, तो ये भी पुट करोगे कैलोरी में, करेक्ट। उसके अलावा कहीं कहीं पर डेल्टा वेपोराइजेशन नहीं दिया रहेगा, उसके जगह में कुछ और दिया रहेगा, है ना। अब वो क्या दिया रहेगा उसको देख लो। तो कहीं कहीं मिलेगा आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, दिस इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहेगा। तो अगर ये दिया हुआ है तो ये जनरली दिया रहता है फॉर 1 ग्राम, है ना। 1 ग्राम अगर सॉल्वेंट है उसके लिए दिया रहता है। तो 1 ग्राम के लिए अगर पता है तो आप क्या करोगे कि आप डेल्टा एस वेपोराइजेशन कैसे निकालोगे। ये किसके लिए है, ये 1 मोल के लिए है और ये 1 ग्राम के लिए है। तो एल जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से, 1 मोल के लिए निकल जाएगा। तो कहीं कहीं पर हो सकता है कि ये मालूम हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको ये, है ना। तो ये हुआ कि भी कैसे आप निकाल सकते हो, करेक्ट।